तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमने यूं की हुई है। सुनो, तो देखिए चैप्टर नंबर 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, हम लोगों ने बच्चों कल बात जो छोड़ी थी, देखो अब तक मैं 1 मिनट जरा से क्विक सा एक रिकॉल आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर का याद है फैक्ट नंबर 1 क्या था? अब तक हमने क्या पढ़ा था कि देखिए ईएमएफ इंड्यूस करने के 2 तरीके क्या हैं? आपको याद है कि व्हाट वर द 2 वेज या मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग EMF in a closed loop या सर्किट? किसी को याद है जी क्या 2 तरीके थे EMF इंड्यूस करने के? बोलिए। एक तरीका था फर्स्ट मेथड, जो फैक्ट नंबर 1 भी था, ठीक है, कि ड्यू टू द वेरिएशन या चेंज, ड्यू टू द वेरिएशन या चेंज in magnetic flux, due to the variation or change in magnetic flux, an EMF is induced in a closed loop या सर्किट। पहला तरीका EMF इंड्यूस करने का ये था कि ड्यू टू द वेरिएशन या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एन EMF इज इंड्यूस्ड इन इट। अच्छा, अब सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड क्या होगा? सेकंड मेथड ये होगा, ये मैं वैसे रिकॉल दे रहा हूं, आपने लिखा हुआ है कि देखिए सेकंड मेथड क्या था कि an EMF can also be induced। ये मैं रिकॉल दे रहा हूँ आपको ऑफ व्हाटएवर वी हैव डन इन द प्रीवियस। उसमें इनके मैंने बच्चों इस चैप्टर का यूट्यूब पे मैंने लेक्चर्स भी लगा दी, ठीक है, तो वो भी जरा रिवीजन के लिए लगा रहा हूँ, ये थोड़े समय हट भी जाएंगे, फिर रिवाइज वाइज करते हुए। An EMF can also be induced in a closed loop or circuit जी बताता हूँ जकी क्या करना। फिलहाल देखिए, an EMF can also be induced in a closed loop or circuit when a wire, याद है, is cutting, when a wire is cutting perpendicularly through the magnetic field। When a wire is cutting perpendicularly through the magnetic field। तो ये 2 तरीके हैं जी, ये पहला मेथड है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड। तो पहला तरीका था कि ड्यू टू द वेरिएशन या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एन EMF इज इंड्यूस्ड इन अ लूप, क्लोज्ड लूप और सर्किट।
Second method था an EMF can also be induced in a closed loop or circuit when a wire is cutting perpendicularly through the magnetic field. अच्छा जी, अब ये जब बात थी तो जरा आइए, अब मैंने आपको कल वो जो एक्सपेरिमेंट करवाया था, ठीक है, उसके बाद जी ये नहीं लिखना था, सिर्फ हमने इससे आगे अब कंटिन्यू करना है कि मैंने आपसे ये बात पूछी थी कि व्हाट वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो जो एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने, मैं एक मिनट आपको ज़रा वो बता दूँ। तो फर्स्ट मेथड का एक्सपेरिमेंट भी आपको याद है कि एक बार मैग्नेट पकड़ के हम सोलेनॉइड की तरफ टू एंड फ्रो मूव करते थे, तो गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आती थी, व्हिच मींट कि इसमें ईएमएफ जागा है और करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा फैक्ट जो हमने इसमें, ये दूसरा मेथड जो लिखा था, इस दूसरे मेथड के लिए जो तरीका बताया था आपको, वो यही था ना कि आपके पास एक सवाल है सपोज़ इस तरह का कि ये जो डायग्राम हमने बनाया था, इसी का टॉपिक मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, फिर उसके बाद इसमें एसी जनरेटर पे आ जाता हूँ। तो सी व्हाट वी डिड वाज़ कि हमें इस तरह से उसने एक यूँ मिसाल बार मैग्नेट्स का सेटअप दिया हुआ था, ठीक है बच्चों? ऐसे करके, ठीक है? सपोज़ ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है जी? तो एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है और इसके दरमियान एक वायर हमने ऐसे यूँ प्लेस की हुई है, सपोज़ एक वायर ऐसे करके आ रही है, ठीक है जी? इसको मैं थोड़ा-सा थिक बना देता हूँ, टू शो कि ये वायर थी हमारे पास, ठीक है? दिस इज़ द वायर जो बीच में हमने यूँ प्लेस की। दिस इज़ द एंड ए ऑफ द वायर एंड सपोज़ दिस इज़ द एंड बी ऑफ द वायर, और ये इस तरह से एक एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ठीक है जी? दिस इज़ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी? अब सवाल ये था, सुनिएगा ध्यान से। जी बस देखते जाइए ज़रा, सा इम्पोर्टेंट काम है तो। तो अब मुझे ये बताओ बच्चों कि ये आपके पास ऐसे करके यूँ एक पूरा सेटअप बना था। हमने ये सारी तजुर्बा पढ़ लिया था कि इसमें तार को अपवर्ड मूव करेंगे। याद है, इस वायर को एक दफ़ा अपवर्ड झटका देंगे तो गैल्वेनोमीटर यहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा। एक दफ़ा इसको डाउनवर्ड झटका देंगे तो ये गैल्वेनोमीटर अब ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तार को तेज़ी से अपवर्ड या डाउनवर्ड झटका देंगे तो इधर ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी गैल्वेनो पे, और अगर हम इसको थोड़ी डिफ्लेक्शन थोड़ा स्लोली मूव करेंगे तो वो आएगा। ये कल बना लिया था। वी डिड दिस, मैं सिर्फ रिकॉल दे रहा हूँ। अब हमारा टॉपिक ये था जी, अच्छा इसमें जो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी थी, यार इसमें करंट ऐसे अपवर्ड ट्रैवल करेगा या डाउनवर्ड करेगा, ये हमें फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल था, याद है, जब भी करंट की डायरेक्शन निकालनी हो तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आपने इस्तेमाल करना है, जिसमें उंगलियों का मतलब बिल्कुल वही लेफ्ट हैंड रूल जैसा है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि लेफ्ट हैंड रूल जब भी फोर्स की डायरेक्शन चाहिए हो तो लेफ्ट लगाओ, और जब भी करंट की डायरेक्शन चाहिए हो तो आप फिर राइट हैंड रूल लगाओ। तो करंट चाहिए तो राइट लगाओ, फोर्स चाहिए तो लेफ्ट लगाओ, ठीक? अब जरा आइए बच्चों कि आपके पास यहाँ फैक्टर्स, हमने बात यहाँ छोड़ी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ, the factors affecting the induced EMF in this wire. तो इस तार में जो फैक्टर्स थे, उसके लिए देखिए मैंने आपको एक ब्रीफ सा नोट लिखवाया था। दिस इज वेयर वी डिड यस्टरडे, कल तक हमने जो काम किया वो ये है। तो नोटेबल बात ये थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू BVL,
इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू बीवीएल। अच्छा, जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू बीवीएल तो देखिए इसमें D स्टैंड्स फॉर व्हाट? D स्टैंड्स फॉर, remember the strength of the magnetic field, the strength of the magnetic field of the bar magnets, ठीक है। B जो है मैग्नेटिक फील्ड, strength of the magnetic field of the bar magnets। नंबर 2, V हम कहते हैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ मोशन को, स्पीड ऑफ मोशन ऑफ द वायर, ठीक है, इसको वेलोसिटी V से डिनोट किया हुआ है। और तीसरा था लेंथ ऑफ द वायर, inside the magnetic field ये आपके पास ऐसे आ जाए। अब बच्चों आपसे सवाल ये था, सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको ये पता है ना कि अब आप जितना इन बार मैग्नेट्स की, वैसे क्या ख्याल है, देखो हमें इस रूल से याद है कि जितना आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाना हो, देखें जितना आप स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा। जितना तेजी से वेलोसिटी ऑफ द वायर, यानी जो तार की मोशन है, जितनी स्पीडी करते जाएंगे उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। और जितना तार की लंबाई इनसाइड द फील्ड ज्यादा करते जाएंगे उतना जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड ज्यादा होगा। यार यही चीजें आपने अगर देखिए पीछे वो FAQs देखे हों तो पहला सवाल आपसे ये था कि हाउ कैन यू इंक्रीज, सी हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, how can you increase the strength of the magnetic field, how can you increase the strength of the magnetic field of the bar magnets। बताइए आप बार मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हो? हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट्स? बताइए बच्चों, कैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट्स बढ़ा सकते हैं? तो इसका जवाब क्या था? बाय यूजिंग, यही जैसे पीछे वो मोटर में नहीं पढ़ा था, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स और मोर नंबर ऑफ मैग्नेट्स। या तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स यूज करें या मोर नंबर ऑफ मैग्नेट्स ये यूज करें, ये वही पुरानी बात, ठीक है। तो या तो आप कहता है कि जी ज्यादा मैग्नेट्स यूज करें या स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स यूज करें। फिर अगला FAQ ये है कि हाउ कैन यू इंक्रीज the speed of motion, how can you increase the speed of motion of the wire AB? बताइए आप उस तार की स्पीड ऑफ मोशन कैसे बढ़ा सकते हो? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? उसका स्पीड ऑफ मोशन कैसे बढ़ाएंगे? बाय यूजिंग a greater force and moving the wire speedily, by using a greater force and moving the wire speedily। तो एक ग्रेटर फोर्स लगाकर आप
ये कर सकते हो, और मूविंग द वायर स्पीडली आप ये हासिल कर सकते हो। फिर अगला एफएक्यू है, हाउ कैन यू इंक्रीज the length of the wire inside the magnetic field। तो अब इसका जवाब आपको मैं जनरेटर वाले टॉपिक में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लिख लो कि कैसे। याद है उधर मोटर के केस में, डू यू रिमेम्बर, मोटर के केस में ये फोर्स, सॉरी, लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द फील्ड कैसे बढ़ाते थे। इधर मैंने आपको एक जवाब लिखवाया था कि बाय वाइंडिंग द वायर अराउंड, याद है, बाय वाइंडिंग अ वायर अराउंड अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। ये बातें ना मैं कर चुका हूं, इसलिए मैंने इधर थोड़ी सी पेस रखी, बट अब बाकी दोबारा नई बात पे फिर स्लो डाउन होंगे। ठीक है जी। जी, ये जो मूवमेंट ऑफ द वायर थी ना, बाय यूजिंग अ ग्रेटर फोर्स एंड मूविंग द वायर स्पीडली अप एंड डाउन थ्रू द अप एंड डाउन, वी कटिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द फील्ड। जी आएंगे इस पर। तो ये बात थी कि बाय वाइंडिंग द वायर अराउंड अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ये हमने पढ़ा था बच्चों के, एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के गिर्द जब आप उसको रखोगे, ये पीछे मोटर के केस में, डीसी मोटर में जब करा रहा था, याद कि वहां हमने पढ़ा था कि उस मोटर का असली स्ट्रक्चर में, याद है, उस रेक्टेंगुलर कॉइल के बीच में एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के गिर्द वो आप तारों को लपेटा देते। ठीक है, ये वैसे मैं जनरेटर में दोबारा भी इसको समझा देता हूँ। अब जरा बच्चों देखिए, इसी कॉन्सेप्ट के बाद हमारा इस चैप्टर में एसी जनरेटर का एक कॉन्सेप्ट, एसी जनरेटर। ठीक है जी, चलो हेडिंग डालिए एसी जनरेटर। ये इस चैप्टर का हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी देखते हैं। एसी जनरेटर के बारे में बच्चों अब बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें आपको इस लेवल पे आनी चाहिए। देखिए, एसी जनरेटर का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट generator। AC generator means alternating current generator, यानी ये ऐसा जनरेटर या प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब देखिए, आप लोगों ने जनरेटर का एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, एक जनरेटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल आपने जाना। जनरेटर बच्चों किस फिलॉसफी या साइंस पे काम करता है। जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है कि an EMF is induced in a rectangular coil. An EMF is induced in a rectangular coil cutting perpendicularly through the magnetic field
ऑफ द बार मैग्नेट्स। याद रखिएगा बच्चों के एसी जनरेटर जो है इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा। जी बताता हूँ कि रेक्टेंगुलर क्यों। देखें जैसे मोटर की शक्ल थी इसी तरह बिल्कुल कट कॉपी जनरेटर की भी शक्ल होगी, बट विद अ फ्यू चेंजेस। वो हम देखते हैं क्या चेंजेस होंगी। तो आपने ना अब इसके नोट्स रिवीजन शीट में डीसी मोटर और एसी जनरेटर के से पैरेलल में नोट्स बनाना जब रिवाइज करोगे। अच्छा, ये वायर कौन मूव करता है? ये जाहिर है द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, ही विल मूव इट अप एंड डाउन, जैसे कल हमने देखा था। तो an EMF is induced in a rectangular coil when it cuts perpendicularly through the magnetic field of the bar magnets. Basic working principle इसका ये है कि an EMF is induced in a rectangular coil cutting perpendicularly through the magnetic field of the bar magnets. क्लियर है बच्चों? ये इसका ना एक वर्किंग प्रिंसिपल था। तो आपसे अक्सर ये एक FAQ पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी मोटर ऑफ एन AC जनरेटर, तो आपको पता होना चाहिए। बच्चों एक बात बताओ कि जनरेटर क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? क्या देखिए जनरेटर क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा या फिर इसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी ऑपरेट होने के लिए? क्या इसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या ये प्रोड्यूस करेगा? यस, इट्स अ प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल तो इसका देख लिया कि an EMF will be induced in a rectangular coil which will be cutting perpendicularly through the magnetic field of the bar magnets. अब इस चीज को जहन में रखते हुए आप जरा इसका एक डायग्राम देखिए। देखिए इसका जो डायग्राम है एसी जनरेटर का, जैसे मोटर का आप लोगों को बनवाने को दे सकता है, इसका देखें आप 3D व्यू बेशक मत बनाएं। एग्जाम में ना आप इसको सिंपल सा ऐसे टू डायमेंशनल व्यू बना लें, ये बेस्ट होता है 2D व्यू बना लें। देखो बच्चों इसमें ना अब इसमें और मोटर में, जी बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे अगर ये बना। इसमें और मोटर में ना जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है कि इसमें अब स्प्लिट रिंग्स नहीं होंगी। याद है डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग्स होती थी, यानी वो रिंग्स ऐसे स्प्लिट हुई हुई होती थी। वो स्प्लिट रिंग्स थी और यहां पर तो सुनो, ये हमारे पास बच्चों आते हैं कार्बन ब्रशेस, ठीक है।
अब इधर ना मैं आपको सपोज एक वो बना देता हूं, ये आपके पास सपोज एक लैंप है। देखिए जनरेटर तो बिजली प्रोड्यूस करेगा ना, तो जनरेटर की शक्ल कुछ इस तरह से आप बना लीजिए। अब देखो इसमें ये जो दरमियान में रॉड होता है, ये आपका याद है वो, ये वो एक्सेल है जी। और ये एक्सेल यहां से कनेक्टेड है सपोज किसके साथ, ये क्या चीज थी, याद है जनरेटर हमेशा टरबाइन से कनेक्टेड होता है, क्या ख्याल है? जनरेटर हमेशा एक टरबाइन से ही कनेक्टेड होता है। क्यों बच्चों? अब जरा ये देखो, ये आपके पास टरबाइन है, ठीक है। ये वो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, ए बी सी डी। एक मिनट सुनना, तो ये हमारी वो टरबाइन, ये ABCD वायर आ गई। अब सवाल ये था, सुनो, कि देखिए टरबाइन है और ABCD की तार ऐसे लगी हुई, तो अब हमें क्या करना चाहिए, जरा गौर कीजिए। ये वो रेक्टेंगुलर कॉइल थी, ये वही बार मैग्नेट्स थे, तो देखिए लेबलिंग्स तो वही है, ये बार मैग्नेट्स हैं, ये उसी तरह रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये टरबाइन है। अब जो सिर्फ नई चीजें मैं उन्हें वो लेबल कर रहा हूँ, बाकी तो पुराने। ये एक्सेल है जिसको इसके टरबाइन के साथ में वेल्ड किया हुआ। अब जो बात सीखने वाली है वो ये है, अब ये देखो, ये उसी तरह ये जो मैं ऑरेंजेस से बना रहा हूँ, ये कार्बन ब्रशेस हैं, ठीक है। फर्क अब जो यूनिक चीज है वो है ये वाली, कि अब इधर स्प्लिट रिंग्स नहीं लगी हुई, बल्कि इधर स्लिप रिंग्स लगी हुई। स्प्लिट रिंग्स नहीं है बल्कि स्लिप रिंग्स। तो देखो, और ये आपके पास एक इधर लैंप है। मोटर के चैप्टर में याद है, ये कार्बन ब्रशेस इधर एक डीसी पावर सप्लाई से कनेक्टेड होते थे। जो डीसी पावर सप्लाई जो है इधर कनेक्टेड होती थी, तो उसमें वो डीसी पावर सप्लाई इसको करंट देती थी कॉइल को, और कॉइल को करंट जब मिलता था तो मैग्नेटिक फील्ड पे उसमें फोर्स लगती थी दोनों एंड्स पे, जिसकी वजह से कॉइल घूमता था, याद है। बट ये अब जनरेटर है। आपने इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पर ये पूरा जनरेटर जो है ना, ये पोर्शन जो है, दिस इज द होल जनरेटर। तो जनरेटर की बॉडी में ना ये स्ट्रक्चर होता है कि मैग्नेट्स लगे होते हैं ऐसे, बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो कि एक्सेल के थ्रू कनेक्टेड है टरबाइन के साथ बाहर, ठीक है जी। और यहाँ पे कार्बन ब्रशेस हैं, और ये स्लिप रिंग्स है, स्प्लिट रिंग्स नहीं है। मोटर में स्प्लिट रिंग्स थी या कम्यूटेटर्स उन्हें कहते हैं, यहाँ ये स्लिप रिंग्स होंगी, कंप्लीट रिंग्स होंगी। वहां एक ही रिंग होती थी और वो कटी हुई होती थी, ऐसे स्प्लिट हो गई। तो नोटेबल बात यह है कि देखो जनरेटर और उसमें बेसिक फर्क ये है मोटर में, कि डीसी मोटर के अंदर क्या लगा होता था, डीसी मोटर हैज स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर्स। तो डीसी मोटर हैज स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर इसको कहते हैं। वेयर एज एसी जनरेटर, whereas AC generator has what? So DC motor has split rings or commutators, whereas AC generator has slip rings.
ठीक है, whereas AC जनरेटर has slip rings। जी मैं देखता हूँ यार, एक सेकंड पहले ये देख लें। तो इसमें स्लिप रिंग्स होती हैं, ठीक है। और एक और डिफरेंस भी जहन में रखो कि डीसी मोटर कंज्यूम्स या डीसी मोटर रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डीसी मोटर रिक्वायर्स electrical energy to operate, which it gets from a DC power supply, whereas generator क्या करता है? AC generator produces electricity, which operates electrical appliances। वो जो लैंप का करके हमने ये दिखाया है, तो इसीलिए दिखाया। तो देखिए, DC motor has split rings or commutators, whereas AC generator has slip rings। DC motor requires electrical energy to operate, which it gets from DC power supply, whereas AC generator produces electricity, which operates electrical appliances। ठीक है जी। क्यों बच्चों? तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे ना, देखो ये जो डीसी मोटर, अब ये एसी जनरेटर जो बिजली प्रोड्यूस करेगा, वो इस लैंप को ऑन कराएगा, या लैंप हो या कोई भी, जाहिर है पूरे घर की बिजली वो जनरेटर चलवाता है। तो बस ये इस तरह का एक सिंपल डायग्राम आप जहन में। तो ये एमसीक्यू थ्योरीज में ना फर्क पूछता रहता है कि यार डीसी मोटर में यहाँ कैसी रिंग थी, एसी जनरेटर में क्या थी, डीसी मोटर क्या करता है। डीसी मोटर में तो आपको पावर सप्लाई लगानी पड़ती है। देखो ना, मोटर को बिजली देते हो तभी तो वो मोटर घूम के आपको फंक्शन परफॉर्म करके देती है। अगर वो पंखे की मोटर है तो पंखे को घुमा के वो देगा। बट जनरेटर क्या करता है? जनरेटर तो इस टरबाइन को हम घुमाते हैं ना, बेसिकली टरबाइन को देखो हम घुमाने का जरिया ढूंढते हैं। तो अंदर ये रेक्टेंगुलर कॉइल जनरेटर की घूमती है, और जब ये बार मैग्नेट्स में कॉइल घूमेगी तो जाहिर है एक बिजली प्रोड्यूस होगी, तो वो बिजली इस लैंप को ऑपरेट कराएगी। तो ये वैसे मैंने एक छोटा सा सवालों की खातिर एक फर्क आपको समझाया, ये वाला। तो बस बच्चों, जनरेटर का काम आपका समझो डन है। सिर्फ एक छोटी सी बात इसमें आपने सीखनी है। जरा देखिए, तो ये जो नोट हमने लिखा ये जहन में रखिएगा। अब जो तरीका है कि जनरेटर बेसिकली काम करता कैसे, अब इस पे मैं आपको जरा ये समझा दूं। देखिए बच्चों, जनरेटर काम कैसे करता है, ये तो अब आपको पूरी पिछली कहानी जो आप वर्क एनर्जी पावर से पढ़ते आ रहे थे, जरा उसको समझना। नाउ एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट वॉच।
बच्चों आपको याद है हमने एक चीज पढ़ी थी कि यार वो जो ऊंचाई से पानी गिरता है, याद है एक एचईपी स्टेशन में, आपको याद है एचईपी स्टेशन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में वो जो डैम से, डैम की दीवार से वो गेट्स हम खोलते हैं तो वो जो पानी ऊंचाई से गिरता है, डू यू नो दैट दिस फ्लोइंग वाटर, ये फ्लोइंग वाटर ही वो फोर्स देने का जरिया नहीं है। देखो जब ये इतना फास्ट मूविंग गशिंग वाटर आएगा तो ये तो एक अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी या फोर्स है कि नहीं। तो वो फोर्स आकर इस टरबाइन को जब पानी हिट करता है तो वो पानी बेसिकली मूव कराता है इस टरबाइन को। कोल पावर्ड में तो टरबाइन मूव कराने का जरिया पानी था, याद है। ऊंचाई से गिरने वाला पानी आकर इस टरबाइन को मूव करवाएगा और तेजी से घुमाएगा कि नहीं। अच्छा, कोल पावर्ड स्टेशन में इसी टरबाइन को कौन घुमाता था, यानी बिल्कुल यही सेटअप हर पावर स्टेशन की टाइप में लगा होता है। तो कोल पावर्ड स्टेशन में याद है वो जो कोयला पानी को हीट दे के स्टीम बनाता था, स्टीम फास्ट मूविंग, वो जो फास्ट मूविंग स्टीम आती थी वो उस स्टीम की काइनेटिक एनर्जी, सी कोल पावर्ड स्टेशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम दैट बेसिकली यूज टू मूव दिस टरबाइन तेज तेज ऐसे। और एक विंड मिल में जो आम हवा की मूविंग विंड की काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड है वो आकर इस टरबाइन को घुमाती थी। मकसद है कि इस टरबाइन को किसी ना किसी तरह आपने घुमाना है। अब चाहे कोई बंदा यहाँ खड़ा होकर इसे घुमा ले, लेकिन बंदा आखिर कितनी एक जो है स्पीड से इसे घुमा लेगा और प्लस थक भी जाएगा। तो हमने कोई नेचुरल जरिया ढूंढा कि यार चाहे वो फास्ट फ्लोइंग वाटर हो, चाहे वो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो विंड की काइनेटिक एनर्जी हो, टरबाइन को घुमाने का कोई तरीका इजाद किया गया था। नहीं नहीं नहीं, बैटरी को ना यूज करें क्योंकि फिर वही बात है कि बिजली, उसके लिए बिजली भी तो कहीं से लानी पड़ेगी। तो बेस्ट ये होता है कि आप कोई नेचुरल जरिया, फास्ट फ्लोइंग वाटर या स्टीम या फिर विंड, इसको यूज करा के टरबाइन को किसी तरह रोटेट करवा लो। बच्चों जब बात सुनो टरबाइन रोटेट करेगा तो मुझे बताओ कि उसकी वजह से क्या हमारा ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, ये एक्सल से फिट हुआ है। जरा मुझे बताइए कि जब ये टरबाइन मूव करेगा तो ये टरबाइन एक्सल के जरिए इधर से किसके साथ फिट हुआ है, इस पूरी रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ फिट हुआ है कि नहीं? ठीक है जी। तो मुझे ये बताओ, सुनना, अच्छा फ्यूल से भी हो सकता है। आप इस टरबाइन को, आपने देखा है ना जो घरों का जनरेटर होता है उसमें हम पेट्रोल या डीजल डालते हैं कि नहीं। तो आप इस टरबाइन को चाहे किसी ऑयल की मदद से वो करवा लें, ठीक है। हाँ, आप अगर टरबाइन खुद बैठ के मूव कराएंगे तो फिर वो उससे इतनी, एक तो देखो इंसानी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो इतनी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करे। तो बेस्ट ये है कि टरबाइन को आप किसी भी तरह घुमा लें। बेसिकली उस बात सुनो, टरबाइन के घूमने की वजह से एक्चुअल में देखिए तो क्या ये कॉइल ABCD ही रोटेट नहीं करेगी। तो जब टरबाइन रोटेट करेगा तो एक्सल से, चूंकि इट इज कनेक्टेड टू दिस कॉइल, तो ये कॉइल भी जो है इस पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, एक सर्कुलर डायरेक्शन में ये रोटेट करेगी। और जब रोटेट करेगी तो मुझे जरा एक बात बताओ बच्चों, रोटेशन के दौरान क्या ये एंड AB और एंड CD मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट को, देखिए फर्ज करें कि इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही है। जब बच्चों ये कॉइल रोटेट करेगा, ये जो कॉइल ABCD है, जब ये कॉइल इस टरबाइन की रोटेशन की वजह से, जब ये कॉइल भी रोटेट करेगा तो मुझे बताएं ड्यूरिंग रोटेशन क्या ये एंड AB और एंड CD इस तार, इन बार मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली दोनों एंड्स कट नहीं कर रहे होंगे? बोलो, क्या ये दोनों एंड्स कट नहीं कर रहे होंगे? तो जब ये दोनों एंड्स AB एंड एंड CD
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखो ऐसे 90 डिग्री एंगल पे परपेंडिकुलरली रोटेट करने के दौरान कट करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये कॉइल के दोनों एंड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहे हैं तो फिर इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा बच्चों, बताओ। इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ इस तार के अंदर क्या प्रोड्यूस करवाएगी? इलेक्ट्रिक करंट। और वो करंट जाकर इस लैंप को क्या करेगा? देखिए, वो करंट जो प्रोड्यूस हुआ वो इस लैंप को स्विच ऑन करवाएगा। तो जनरेटर हमें इस तरह बिजली देता है। अंदर क्या साइंस है, समझ आ रही है जी? एक दफा फिर से कर सुनना पूरी बात। देखो, आपको ये समझ आ गया कि हमने फास्ट फ्लोइंग वाटर या स्टीम या फिर विंड से तरीके बनाए इंसानों ने इन टरबाइंस को घुमाने के। समझ रहे हो जी? फोर्स इसका मतलब है ये बाहर से लग रही है। देखिए, चाहे वो फास्ट फ्लोइंग वाटर की फोर्स हो, चाहे वो स्टीम कोल पावर्ड स्टेशन में स्टीम की काइनेटिक एनर्जी मूविंग की फोर्स हो, चाहे वो विंड टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी और विंड की फोर्स हम इस टरबाइन पे लगा रहे हैं। टरबाइन घूमेगा तो बताओ, क्या अंदर ये रेक्टेंगुलर कॉइल भी जनरेटर की रोटेट नहीं करेगी? टरबाइन रोटेट करेगा तो ये टरबाइन एक्सेल के थ्रू जुड़ा हुआ है ना इस कॉइल के साथ। तो ये जब कॉइल भी रोटेट करेगी तो मुझे बताओ कि कॉइल रोटेट करने के दौरान ये एंड ए बी ऑफ द कॉइल, मुझे एक बात बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट को जब ये रोटेट करेगी तो क्या ये एंड ए बी इसको कट नहीं करती जाएगी? क्या ख्याल? तो जब वो कट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये एंड्स ए बी एंड एंड सी डी, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट्स को ये दोनों एंड्स ए बी और एंड सी डी कट करेंगे रोटेट करते वक्त, तो क्या फिर इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा? हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली कट करती है तो उस तार में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। फैक्ट नंबर 2 में यही देखा था ना। तो इस वजह से इस कॉइल में जब ईएमएफ जाग जाएगा तो बताओ कि इस ईएमएफ के जागने की वजह से यहाँ पर ये करंट प्रोड्यूस होगा इसमें, और जब करंट प्रोड्यूस होगा तो जाहिर है आपकी ये लैंप जो है, या इधर कोई भी आपने फ्रिज, फैन, टीवी, एसी, पंखा, लाइट कुछ भी लगाया हुआ, तो उसे करंट मिलना शुरू होगा तो वो अप्लायंस आपकी ऑपरेट होके स्विच ऑन हो जाएगी। ये था जी बस सिंपल सा इस जनरेटर का वर्किंग का मैकेनिज्म। तो मेरा आपसे सवाल ये था, सुनिएगा जरा, कि देखिए एक नोट हम मुकम्मल कर लेते हैं जनरेटर के लिए कि हाउ डज अ जनरेटर वर्क। देखो बच्चों के द फोर्स ऑफ द मूविंग वाटर, द फोर्स ऑफ द मूविंग वाटर या स्टीम या विंड moves the turbine in power stations। तो जिस भी तरह का चाहे पावर स्टेशन है, एचईपी है तो उसमें जाहिर है पानी ऊपर से आएगा, कोल पावर्ड है तो स्टीम की फास्ट मूविंग स्टीम आके टरबाइन को घुमाएगी, और अगर विंड मिल है तो जो है वो विंड की फोर्स आके टरबाइन को घुमाएगी। तो द फोर्स ऑफ द मूविंग वाटर, स्टीम और विंड मूव्स द टरबाइन इन पावर स्टेशंस। ठीक है, तो लिखिए फिर आगे क्या होगा कि बुलेट पॉइंट्स बना लेते कि दिस rotating turbine further rotates the rectangular coil of the generator। ठीक है जी। The rotating turbine further rotates the rectangular coil of the generator, जिससे क्या होगा? तो this rotating turbine further rotates the rectangular coil of the generator, और फिर आगे ये होगा कि
the rotating generator बल्कि यूं लिखो कि the ends AB and CD of the ends AB and CD of the rectangular coil, the ends AB and CD of the rectangular coil, the ends AB and CD of the rectangular coil during rotation cut perpendicularly through the magnetic field of the bar magnets. ठीक है, magnetic field of the bar magnets as a result an EMF is induced as a result an EMF is induced in the coil. As a result an EMF is induced in the coil. अच्छा, अब जब as a result EMF induce होगा coil में तो क्या होगा? As a result an EMF is induced in the coil due to which electric current is generated which powers the electrical appliances. तो जनरेटर्स इस तरह काम करते हैं. देखो एक सेंस बना रही है ना बात. आपने सिंपली ये बात जरा यूं देखनी कि द फोर्स ऑफ द मूविंग वाटर, देखिए द फोर्स ऑफ द मूविंग वाटर, स्टीम और विंड मूव्स द टर्बाइन इन पावर स्टेशंस. ये रोटेटिंग टर्बाइन फर्दर रोटेट्स द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ द जनरेटर. फिर वो ends AB and CD of the rectangular coil during rotation cut perpendicularly through the magnetic field of the bar magnets. As a result, याद है जब भी तारें magnetic field को perpendicularly cut करेंगी तो as a result an EMF is induced in the coil, due to which electric current is generated which powers the electrical appliances. क्लियर है जी? इस चैप्टर का जी एक छोटा सा टॉपिक रह गया ट्रांसफॉर्मर्स का, और फिर इसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर पे आएंगे. तो सेक्शन ही जो है रेडियो एक्टिविटी पे कंप्लीट हो जाएगा. चलिए यहाँ तक बच्चों जरा आपने रिवाइज करना है इसको, फिर आगे इसको हम देखेंगे.